हाय लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा। वेलकम टू केल्विन। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक नए चैप्टर की जिसका नाम है एनिमल किंगडम। आपकी एनसीईआरटी क्लास 11 का उन 22 चैप्टर में से वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में से एक और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक। मैं इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, अगर आप अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखें, नीट बेसिकली मेडिकल एंट्रेंस आपका, तो सबसे ज़्यादा सवाल जिन चैप्टर्स में से पूछे जाते हैं ना, ये चैप्टर उनमें से एक है। लगभग 4 to 5 मिनिमम क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर से बन जाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक सुना, कम से कम 4 क्वेश्चन तो मिनिमम है। 3 से 4, 3 to 4 क्वेश्चंस मिनिमम होते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है बिकॉज एनिमल्स जो जगत है पूरा का पूरा, जो एनिमल डाइवर्सिटी है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। जितने भी जो एनिमल्स आप देखते हैं, एक लोअर एनिमल से लेके कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्गेनिज्म तक, ह्यूमंस जिसकी हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, और एक लोअर ऑर्गेनिज्म जो होता है, सभी को हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। स्पेशली एनिमल्स की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। सो बाकी के किंगडम्स को हमने पढ़ा था अपने सेकंड चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जहाँ पे हमने बैक्टीरियाज को डिस्कस किया, फंगस को डिस्कस किया, प्रोटिस्टा को डिस्कस किया, वायरसेस को डिस्कस किया। बचा कौन? प्लांट्स और एनिमल्स। चैप्टर 3 में हमने प्लांट्स को डिस्कस किया और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल्स के बारे में। सबसे पहले आप देखेंगे कि इनके जो जनरल कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, वो बेसिक जनरल कैरेक्टर्स इनके क्या होते हैं। ये इमेज तो आप लोगों ने एनसीईआरटी में देखी ही होगी, और क्या बताती है ये इमेज हमें, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। इस लेक्चर में हम लोग जो कवर करेंगे, कुछ बेसिक्स ऑफ द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के बेसिक्स क्या है, मैंने कुछ बेसिक बातें भी आपको एनिमल से रिलेटेड, कितनी स्पीशीज हैं, कितने नंबर ऑफ डाइवर्सिटी है, वो भी हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था। बेसिक बातें कुछ वो भी थी, लेकिन यहाँ जो हम लोग बेसिक बातें करने जा रहे हैं, वो बेसिक बातें हैं उनकी बॉडी की एनाटॉमी से रिलेटेड। बॉडी डिज़ाइन किस तरह से होती है, बॉडी बनती कैसे है, क्या सभी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी इंटरनली एक जैसी होती है? तो जवाब आएगा बिल्कुल भी नहीं। अब उनको एक दूसरे से डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, उनमें एक दूसरे से डिफरेंस किस तरह से क्रिएट होता है, किस तरह से एक दूसरे को अलग करता है कोई भी एनिमल, इंटरनल एनाटॉमी के बिहाफ पे या इंटरनल फिजियोलॉजी के बिहाफ पे, वो कैरेक्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। अब ये इन्हें कौन नहीं जानता, अरिस्टो या फिर एरिस्टोटल, जिनको हम फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इनको? फादर ऑफ जूलॉजी। तो ये हैं आपके अरिस्टोटल। इन्होंने क्या किया था, बायोडाइवर्सिटी तो हमें देखने को मिली, इन्होंने जिनके पास रेड ब्लड सेल्स हैं और जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं हैं, उन ऑर्गेनिजम्स का सबसे पहले डिवीजन कर दिया। आपने बिल्कुल सही सुना जो मैंने आपको कहा कि डिवीजन इन्होंने क्लासिफाई किस तरह से किया। फादर ऑफ जूलॉजी है, कहानी की शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है। तो इन्होंने जो शुरुआत की थी, जो मैंने आपको बोला कि जो डिवीजन हमें देखने को मिला, इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड कलर किस तरह का है उसके बिहाफ पे इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, है ना। एक टर्म जो आई वो आई एनेमा, एक टर्म जो आई वो आई एनेमा, और दूसरी जो टर्म आई वो आई इनेमा, एनेमा। एक को मैंने कैपिटल में लिखा है, एक को मैंने स्मॉल में लिखा है, डिफरेंस बताने के लिए ऑलमोस्ट, ताकि आप, क्योंकि ये जो वर्ड्स है ना, ये प्रोनाउंसिएशन में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट कुछ सिमिलर से आपको देखने को मिलेंगे। एनेमा, इनेमा, तो ऑलमोस्ट आपको एक जैसे लगेंगे, ये दोनों स्पेलिंग जो है वो एक जैसी लगेगी। अब बायोलॉजी में जब किसी वर्ड के आगे ए ऐड होता है तो हम उसको बोलते हैं क्या, हम उसको कहते हैं कि
नॉट वेल डिफाइंड, हम उसको बोल सकते हैं कि कोई भी चीज वेल डिफाइंड नहीं होती। तो यहां देखो एनेमा और यहां देखिए इनेमा, दे डोंट हैव रेड ब्लड सेल्स। एनेमा का मतलब होता है, एमा रिलेटेड टू द ब्लड, इसको हम बोलते हैं डोंट हैव रेड ब्लड सेल। इनके पास रेड ब्लड सेल्स देखने को नहीं मिलते, मतलब इस तरह के जीव, इस तरह के ऑर्गेनिज्म जिनके पास देखने को नहीं मिल रहे। अब नाम से समझ आ गया होगा, डोंट हैव रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि आरबीसीज आर एब्सेंट, रेड ब्लड सेल्स आर एब्सेंट। ये हमें एब्सेंट देखने को मिलेंगी, नहीं देखने को मिलेंगी। दूसरा उल्टा आप समझ ही गए होंगे कि इसका मतलब आरबीसी यहां पे प्रेजेंट है। अब जब आरबीसी यहां प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ब्लड रेड होगा तो आरबीसी प्रेजेंट और आरबीसी क्या हो गई यहाँ पे एब्सेंट हो गई। तो इनका ये क्लासिफाई किया इन्होंने एनिमल्स को दो ग्रुप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द ब्लड। तो ब्लड के कलर के बिहाफ पे ये क्लासिफिकेशन था। एनिमल्स की जो हम बात कर रहे हैं, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन हो गया ये सबसे पहला जो हमें देखने को मिला। किसके बिहाफ पे, कलर किसका, ब्लड किसका, जो ब्लड सेल ब्लड किसका रेड है और किसका रेड नहीं है ना, किसका रेड है और किसका रेड नहीं है। अब भाई जिसके पास आरबीसी प्रेजेंट है उसका रेड बोला, जिसके पास नहीं है उसका नहीं बोला। तो ये एक बेसिक पॉइंट जो था हमें देखने को इसके अंदर मिला था। हम आगे बहुत से जीव पढ़ेंगे इसमें, जैसे स्पॉन्जेस आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 9th में। हाँ, ये चैप्टर आपका क्लास 9th से बच्चों लिंक करेगा। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। याद आया कुछ? हाँ, वही जिससे पहले टिश्यू वाला चैप्टर था, है ना, और जिसके बाद मोशन चैप्टर था। बिल्कुल सही। सो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपने देखा होगा स्पॉन्जेस के बारे में, बहुत बढ़िया बढ़िया स्पॉन्जेस की फिगर दिखाऊंगा आपको, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा इस चैप्टर में। लेकिन मैं कहीं ना कहीं लिंक कराना चाह रहा हूं जिससे कि आपका एक स्कीमा तैयार हो जाए, राइट, कि हमने प्रीवियस क्लासेस में कहीं इसको पढ़ा है। तो बिल्कुल आपने पढ़ा है चैप्टर, कुछ नई बातें ऐड होंगी, बड़े हो गए हैं, कुछ नई नई चीजें आपको सीखने की मिलेंगी, ठीक है जी। कई नई नई टर्म्स आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी और सीखनी जरूरी भी है, हमें कुछ नई टर्म्स जो है वो सीखनी जरूरी भी है। तो ये बेसिक पहला डिवीजन था बच्चों जो इन्होंने हमें दिया था। एक और टर्म्स वैसे तो आती है जब हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं, एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं बच्चों मेटाजोआंस। जरा वर्ड को देखिए, क्या कभी आपने ऐसा कोई वर्ड पढ़ा है? मेटाजोआंस। रिलेट करता हूं, मेटाजोआंस मतलब वो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, उस तरह के मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दे हैव द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये वो, अब होलोजोइक मोड ऑफ, मैंने कहा ना रिलेट करता हूं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने पढ़ा होगा। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, एक कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें हमें 5 स्टेप देखने को मिलते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, राइट, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो ये एक तरह के आपके मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक organisms have holozoic mode of nutrition। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन बोलेंगे हम इसको, ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके पास होता है। तो ये उस तरह के जीव जो है हमें देखने को मिलते हैं, मतलब इसमें सारे क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे हम फर्दर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जो कंप्लीट जो है 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं
दे आर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। छोटी क्लासेस में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। अब विविधता इतनी ज्यादा है, इतने ज्यादा ऑर्गेनिज्म है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके बिहाफ पे भी इस मेटाजोआंस को फर्दर आगे डिवाइड कर दिया गया। मेटाजोआंस में आपके जीव आ गए, ऑर्गेनिजम्स आ गए, मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इतनी ज्यादा हमें कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है, तो ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी हमने क्या किया, इसको आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी एक हो गया इसके अंदर पैराजोआ, एक हो गया इसके अंदर पैराजोआ, और दूसरे आ गए इसके अंदर यूमेटोजोआ। पैराजोआ एंड यूमेटोजोआ। ये हमने कब किया, ये हमने कॉम्प्लेक्सिटी के बिहाफ पे हमने इसको पढ़ा। ठीक है जी, आगे जो फर्दर हमें डिवीजन देखने को मिला, ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी मेटाजोआंस को भी दो पार्ट्स में क्या हुआ, डिवीजन हो गया। राइट, हम इनको सब किंगडम्स का भी नाम दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एनिमल किंगडम तो पूरा एक हो गया ना, हम इनको सब किंगडम्स का नाम भी दे सकते हैं। क्या ये आपको दिखेगा? चलिए हम इसको ज्यादा विविधता ना लाते हुए इसमें हम सिंपल लिख लेते हैं, हम इसको सब किंगडम्स का नाम भी दे देते हैं। ठीक है, अब मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये सब किंगडम्स क्या होता है। आसान भाषा में अगर कहूं बच्चों, सब किंगडम्स का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई डिवीजन किया है, मैंने कोई एक डिवीजन किया और उसका मैंने फर्दर फिर डिवीजन कर दिया। ठीक है, कोई एक पार्ट है, मान लीजिए मेरे पास कोई एक बड़ा पीस है, ठीक है, और इसका मैंने आगे जाके फिर फर्दर जो है दो डिवीजन कर दिए। मान लीजिए इसके भी मैंने आगे जाके फर्दर दो डिवीजन कर दिए। मान लीजिए इसके भी मैंने आगे जाके दो फर्दर डिवीजन कर दिए। मतलब आप पढ़ेंगे, आप हायर लेवल पे, हाँ आप यहाँ पे क्लास 11 पे शायद सब क्लास, सब किंगडम, सब फाइलम ऐसे वर्ड्स ना पढ़ें बच्चों। ठीक है, ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, आप 11th लेवल पे शायद इस तरह के वर्ड जो है ना पढ़ें, जैसे कि सब क्लास, क्लास पढ़ेंगे आप लोग, है ना, फाइलम पढ़ेंगे आप लोग, सब फाइलम ना पढ़े, है ना, सब फाइलम नहीं पढ़ेंगे आप, सब क्लास नहीं पढ़ेंगे आप। राइट, इसी तरह से सब किंगडम जैसा वर्ड भी नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा होता है जब बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं ना किसी पर्टिकुलर फाइलम में या किसी पर्टिकुलर क्लास में, तो उसकी एक सब क्लास, एक सब डिवीजन बनाया जाता है। देखो आम और आसान भाषा में बताता हूं, जैसे आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, अब 11th क्लास के स्टूडेंट्स के पास बायोलॉजी भी है, 11th क्लास के स्टूडेंट के पास हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, मैथमेटिक्स भी है, अकाउंट्स भी है, बिजनेस स्टडी भी है। अब है तो सारे क्लास 11th में ही, लेकिन क्या हुआ कि कुछ सब्जेक्ट्स अलग होने की वजह से उनके सेक्शन अलग अलग कर दिए गए। है तो सारे क्लास 11th में, अब क्लास 11th के सेक्शन कहां तक बना दिए, ABCDEFG, सपोज जी तक बना दिए हमने। क्यों बनाए? क्योंकि हमें अदर क्लासिफिकेशन उसकी करनी पड़ी, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सिलेबस, है कि नहीं। इसी तरह से अगर हमें कहीं कुछ और डिफरेंस देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिजम्स में, तो हम क्या करते हैं, उनको फर्दर और सब क्लास के अंदर या सब फाइलम के अंदर उनको डिवाइड कर देते हैं, डिवीजन एक तरीके से, ताकि आसान कर सके उनकी जो स्टडी है, उनको हम थोड़ा सा आसान बना सके। ठीक है, ये चीज। सो मेटाजोआंस, ये बात समझ आई। अब सवाल मन में ये आ रहा होगा कि सर ये जो पैराजोआंस हैं और ये तो यूमेटोजोआंस हैं, इनके अंदर किस तरह के जीव आएंगे। तो जो आप स्पॉन्जेस पढ़ोगे, ठीक है, जब आप स्पॉन्जेस के बारे में पढ़ोगे ना, तो स्पॉन्जेस को हम इनके अंदर ही रखते हैं। मैं यहां लिख देता हूं छोटा सा, जो स्पॉन्जेस आते हैं ना, वो सारे स्पॉन्जेस जो है वो इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, जो स्पॉन्जेस की बात करते हैं वो स्पॉन्जेस इन्हीं के अंदर आते हैं, पैराजोआंस के अंदर। हालांकि आप फाइलम स्पॉन्जेस पढ़ोगे, सेपरेटली आप फाइलम स्पॉन्जेस के साथ डील करोगे, लेकिन दे इंक्लूड्स स्पॉन्जेस, ठीक है, जिनके अंदर सेल्स जो होती है वो लूजली पैक्ड होती है। अब सेल लूजली पैक्ड होने का मतलब है कि टिश्यूज का फॉर्मेशन ना होना। सेल्स लूजली पैक्ड होने का मतलब है किसका फॉर्मेशन ना होना, टिश्यूज या ऑर्गन्स का फॉर्मेशन ना होना।
जबकि जो बाकी के जो जीव आते हैं ना, मैं यहाँ नाम नहीं लिखूंगा, बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स बचे वो किसके अंदर आ गए, हमारे यूमेटोजोआस के अंदर, ठीक है, पैराजोआ एंड यूमेटोजोआ, इस तरह से हमने उनको क्लासिफाइड कर दिया। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और यहाँ पे क्या देखने को मिल सकती है, जैसे हम देखें तो अब यही चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे एक होता है आपका प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, लेवल्स की बात करते हैं, जैसे होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, एक होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, ठीक है, बहुत छोटा। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल्स के बाद फॉर्म होता है आपका सेल्यूलर लेवल, सेल्यूलर लेवल, सेल से बनते हैं टिश्यू, तो देन बनता है कौन सा, वेरी गुड, टिश्यू लेवल। टिश्यू से फॉर्मेशन होता है किसका, ऑर्गन का, तो यानी कि बनता है क्या, ऑर्गन सिस्टम लेवल, राइट। ऑर्गन सिस्टम लेवल के बाद आपका फॉर्म होगा क्या, आपका जो ऑर्गेनिज्म बनेगा पूरा का पूरा, एक सेल बनेगी, कुछ वही जो इसका सीक्वेंस है मैं वही आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। यानी कि जितना भी जो हमें आगे की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली जो स्टार्ट होते हैं, वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, वो स्टार्ट ही यहाँ से होते हैं। मतलब बेसिक एक जो हमें देखने को मिलता है ना, ये सबसे पहला बेसिक है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, ठीक है। जितना भी जो ए सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करते हैं, जैसे कि आपके इसके अंदर जो आ गए आपके जो प्रोटोजोआंस होते हैं ना, प्रोटोजोआंस, हम प्रोटोजोआंस के बारे में इसमें बात करते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआंस। सेल्युलर लेवल का जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया किसका, स्पॉन्जेस के बारे में अभी हमने बात की, तो स्पॉन्जेस जो है वो यहां पे आते हैं, ठीक है। देन ग्रेड जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ग्रेड आपको आके दिखता चला जाएगा, टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल के बाद आप देखेंगे कि ऑर्गन लेवल आ जाएगा, है ना, ऑर्गन लेवल, और ऑर्गन लेवल के बाद आपका क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल, क्या फॉर्म हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हम लोग इसके अंदर डील करते रहेंगे, जैसे कि आपके कई जो सिलेंट्रेट्स हैं वो टिश्यू लेवल पे आ जाएंगे, जब हम बात करनी शुरू करेंगे ना इसको पढ़ने के लिए तब हम बात करेंगे, जैसे सिलेंट्रेट्स हो गए, सिलेंट्रेट्स हो गए, तो ये आपके आ जाएंगे किसके अंदर, इसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिसमें हमें टिश्यू लेवल देखने को मिलेगा। जैसे आपके प्लेटीहेलमिन्थस से स्टार्ट हो जाते हैं, ये प्लेटीहेलमिन्थस, प्लेटीहेलमिन्थस मतलब पढ़ेंगे ये, मैं एक फ्यू एग्जांपल बता रहा हूँ। फिर आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल में जो आपके कॉर्डेट्स वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसमें आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म जितने भी जो होंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये जैसे जैसे हम फाइलम्स में बढ़ोतरी करेंगे, मतलब जैसे जैसे हम यहाँ पे एक लोअर लेवल से स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना, तो जैसे जैसे हम फाइलम्स में आगे की तरफ मूव करेंगे ना बच्चों, एक रफ बता रहा हूं आपको, जैसे जैसे हम फाइलम्स में आगे की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे, एक एरो नीचे का मतलब समझना कि आगे की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे इनके जो कैरेक्टर्स होंगे वो अपग्रेड होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे, अपग्रेड होते रहेंगे, ठीक है। अपग्रेड से मेरा मतलब है कि उनमें और कैरेक्टर्स जो है हमें जो कैरेक्टर्स की जो बढ़ोतरी होगी, जो हमें इंटरनल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के बिहाफ पे, फिजियोलॉजी के बिहाफ पे जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जो हर एक फाइलम पढ़ेंगे उसमें आपको एक फर्स्ट फाइलम से लेके लास्ट तक जब तक आप पहुंचेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बढ़ोतरी मतलब अपग्रेडेशन देखने को मिलेगी, अपग्रेड देखने को मिलेंगे, नए नए पार्ट्स, नए नए ऑर्गन्स, नई नई फंक्शंस, नई नई फिजियोलॉजी आपको देखने को मिलेंगी। कई फाइलम्स ऐसे आएंगे जो कैरेक्टर्स सिर्फ उसी फाइलम में आपको देखने को मिलेंगे, जिनको हम लोग यूनिक फीचर्स के नाम से जानते हैं, यानी कि उस स्पेसिफिक फाइलम का वो एक स्पेसिफिक अपने आप में फीचर है जिसको हम यूनिक फीचर के नाम से जानते हैं। तो जानेंगे वो तो जब हम स्टडी करेंगे अलग अलग फाइलम्स की बच्चों, लेकिन सबसे पहले कुछ ये बेसिक बातें मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, ठीक है। तो आपने होपफुली ये नोट
कर लिया हो तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूं, जिससे कि हम इसको आसानी से जो है यहाँ पे पढ़ पाए। ठीक है, तो इसको ताकि हम आसानी से यहाँ पे पढ़ पाए, ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को रोक के या कैसे भी आसानी से, क्योंकि ये चीजें आपने छोटी क्लास में पढ़ी हैं। हाँ, हो सकता है कि आपने कोई चीज पहली बार पढ़ी और बाकी ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इन सभी के जो नाम हैं वो तो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं फाइलम्स के अंदर। ठीक है, चलिए ये थोड़ी सी एक बेसिक बात मैंने आपको लिखने के लिए यहाँ पे बताई थी, और अब हम आगे जो है इनको करते हैं। चलिए, so here we have the in spite of differences in structures and form of different animals, there are fundamental features common to various individual in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, patterns of digestive, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। आसान भाषा में कहूं तो यहां जो डिफरेंस किया है ना हमें स्ट्रक्चर में और जो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर कि डिफरेंट एनिमल जो फॉर्म हुए, वही जो मैं बात बता रहा हूं आपको। इंटरनल एनाटॉमी कैसी है और फिजियोलॉजी किस तरह से उनकी परफॉर्म होती है, भाई वही एक हमारे पास जरिया है उनको डिवाइड करने का। ठीक है, तो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स डेवलप्ड हैं तो किस तरह से हैं, सर्कुलेटरी या डाइजेस्टिव सिस्टम है तो किस तरह से है, क्या वो एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है या नहीं। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम है तो वो ओपन टाइप है या क्लोज टाइप है, कैसा है। उस फाइलम में जो भी हम पढ़ेंगे वो उसके एक बेसिक कैरेक्टर्स को शो करता है बच्चों। सिमेट्री अगर देखने को मिलती है तो सिमेट्री क्या होती है, सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा। जनरल कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ इस स्लाइड पे बात हो रही है। इन सभी जनरल कैरेक्टर्स को हम लोग जानेंगे वन बाय वन। These features are used as the basis of animals classification and some of them are discussed here. We will discuss here right now. So basis जो है ना एनिमल क्लासिफिकेशन की, उसके कुछ ये पॉइंट्स हैं जिसके बिहाफ पे हमने इनको डिवीजन जो है, इनका डिफरेंशिएशन जो है वो किया है बच्चों। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जैसे मैंने आपसे बात की थी कि कौन कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे, वही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएंगे बच्चों यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे सेलुलर लेवल है, राइट, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, किस तरह का, वो सभी जो है हमें इनके अंदर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम हमें एक मिलता है ओपन टाइप। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है, जैसे कि हम बात करें कि हम, अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, ह्यूमंस की बात करूं, तो आप जानते हो कि हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज ये प्रेजेंट होती हैं। आर्टरीज का अपना अलग फंक्शन, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। Few exceptional cases we have like the pulmonary artery. Veins carry deoxygenated blood. Also here we have the exceptional cases. Capillaries जो होती हैं दोनों के बीच का काम करती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जहां पर ये प्रेजेंट नहीं होती, आर्टरीज, वेन्स प्रेजेंट नहीं होती, वहां जो टिश्यूज होती हैं, जो सेल्स होते हैं वो बाथेड होते हैं आपके उसके अंदर। एनसीईआरटी की लाइन है क्या कि जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज एंड सेल्स आर बाथेड इन द ब्लड, है ना। तो बाथेड का मतलब है कि उसके पास कोई स्पेसिफिक ट्यूब नहीं है, कोई डक्ट नहीं है उस ब्लड को फ्लो कराने के लिए। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको हम ओपन टाइप सिस्टम बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। The open type in which the blood is pumped out of the heart. सबसे पहली बात कि ब्लड जो पंप हार्ट के बाहर पंप कर रहा है, हमारा ब्लड जो होता है वो पंप किसकी वजह से हो पाता है, हार्ट की वजह से। आसानी से किसकी वजह से फ्लो कर पाता है, हार्ट की वजह से। तो यहां जो ब्लड पंप कर रहा है, जब ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट and the cells and tissues are directly bathed in it. This is a key line जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था यहाँ पे, ये एक की लाइन है। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार सीबीएसई में एक डिफरेंस आ जाता है ओपन और क्लोज टाइप में, वो मैं अभी बताता हूं आपको। तो ये हुआ ओपन टाइप। देन हम इसमें बात करेंगे क्लोज टाइप के बारे में। क्लोज टाइप, अनदर वन द क्लोज टाइप, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी क्लोज टाइप में क्या होगा बच्चों, जहां पे आर्टरीज हैं, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है थ्रू अ सीरीज ऑफ
वेसल्स, जहां पे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। यानी कि ये जो डक्ट हैं, ये डक्ट्स प्रेजेंट हैं जिनके थ्रू ब्लड पास हो रहा है, उसको हम डक्ट यानी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज यहां पे प्रेजेंट होती हैं। एनिमल्स बॉडी प्लान किस तरह का होता है? नंबर 1, सेल एग्रीगेट्स। सेल एग्रीगेट्स का मतलब है जहां पे सेल्स प्रेजेंट हैं, उसको हम बॉडी प्लान बोलते हैं एक तरह का। सेल एग्रीगेट जहां पे लूज सेल एग्रीगेट होती हैं, सेल्स प्रेजेंट होती हैं। पॉरीफेरास की अगर मैं बात करूं, पॉरीफेरास में आते हैं बच्चों स्पॉन्जेस। बिल्कुल सही, आपने स्पॉन्जेस के बारे में सुना होगा और क्लास 9th में पढ़ा भी है। तो स्पॉन्जेस जो होते हैं जिनकी बॉडी में टिश्यूज का निर्माण नहीं होता, टिश्यूज का निर्माण नहीं होता। कई बच्चे कहते हैं कि सर अमीबा भी तो है। मन में सवाल आता है, मैं कई बार देखता हूं बच्चे बोलते सर अमीबा। बेटा अमीबा एक प्रोटिस्टा है ना, हमने किंगडम प्रोटिस्टा जब पढ़ा था तब वहां पे उसको डिस्कस किया था। लेकिन here we are talking about the animals, है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे किसको लेते हैं? स्पॉन्जेस को। पॉरीफेरास जो है बच्चों वो बिलोंग करते हैं टू दिस ग्रुप विद नो टिश्यू और ऑर्गन्स एंड एग्जिबिट लूजली अरेंज्ड सेल। कैसी सेल्स होती है इनकी बॉडी की? जो सेल्स बनती है, इनकी बॉडी की जो सेल बनती है किस तरह से बनती है? इनकी बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो लूजली सेल्ड होती हैं। सेल्स जो अरेंज होती हैं वो लूज सेल्स अरेंज होती हैं। मान लीजिए कि ये कोई सेल है, ये कोई लूज सेल अरेंज्ड है। और हमने पढ़ा है ना छोटी क्लासेस में कि जब भी कोई टिश्यू का फॉर्मेशन होता है तो टिश्यू कैसे बनता है? जब सेल्स आपकी टाइटली पैक्ड हो, सिमिलर इन स्ट्रक्चर हो, सिमिलर इन ओरिजिन हो, सिमिलर इन फंक्शन हो, तब एक टिश्यू का निर्माण होता है। कैसा बनता है टिश्यू? जब सेल्स आपकी टाइटली पैक्ड हो, सिमिलर इन अरेंजमेंट, सिमिलर इन ओरिजिन, सिमिलर इन फंक्शन एटसेट्रा, है ना। तो यहां सेल एग्रीगेट्स हम इस तरह से बात करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई हो। दूसरा जो हम बॉडी प्लान की बात करते हैं बच्चों, इसमें द ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। ये ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान क्या होता है? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान का मतलब होता है कि जैसे कि जहां पर हमें सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग जो है वो देखने को मिले। अब सर सिंगल ओपनिंग कैसे होगी जरा वो भी बताइए। जैसे मान लो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिज्म हमें एक देखने को मिलता है। मैं एक रफ स्ट्रक्चर के थ्रू आपको यहाँ पे इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक रफ स्ट्रक्चर से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मान लो कि ये किसी ऑर्गेनिज्म की कोई भी एक बॉडी है और ये इसके अंदर हो गया इसका एक ओपनिंग, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बड़ा सा बना देते हैं जिससे कि अच्छे से और भी समझ आ जाए। ये मान लीजिए कि ये हो गई कि इसकी एक ओपनिंग हो गई, ठीक है। अब होगा क्या कि जो भी मॉलिक्यूल इसके अंदर एंटर करेगा, है ना, कोई भी जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो इसी से यहां से एंटर करेंगे। तो यहां से एंटर करेंगे, यहां से एंटर करेंगे, यहां से फिर वापस हो जाएंगे, ठीक है। यहां से फिर वापस निकल गए, यहां से फिर वापस निकल गए। बिकॉज यहाँ पे कोई सेकंड ओपनिंग हमें देखने को नहीं मिलती। कोई भी जो सेकंड ओपनिंग होती है वो नहीं होती इसके अंदर, और यहां से जो है ये फिर बाहर। तो यानी कि एक सिंगल ओपनिंग जो है हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। कैसी ओपनिंग? सिंगल ओपनिंग हमें देखने को मिलती है। सिंगल ओपनिंग यानी कि यही सिंगल ओपनिंग दोनों चीजों का रोल प्ले करती है। माउथ के लिए भी यही काम करती है और एनस के लिए भी यही अपना रोल प्ले करती है। दोनों ही अपना रोल ये परफॉर्म करती है, माउथ भी और एनस भी। चलिए अब जरा इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। निडेरियंस एंड प्लैटीहेल्मिन्थ्स हैव अ सिंगल ओपनिंग फॉर इंजेक्शन। इंजेक्शन है, इसको हम इंजेक्शन का नाम देते हैं बच्चों, ठीक है। हम इसको बोलते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन तो यानी कि इंजेस्ट होने के लिए चीज के, एंड इजेक्शन यानी कि इजेशन होने के लिए, इजेशन हम इसको बाहर रिलीज करना, ठीक है। इजेशन मतलब बाहर रिलीज करना।
इजेशन के लिए भी, इन देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसलिए इसको ब्लाइंड बोलते हैं। ब्लाइंड समझते हैं ना, दिखना ना, ठीक से ना होना काम। तो यानी कि यहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग जो होती है वो माउथ और एनस का रोल प्ले करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक ओपनिंग किसमें देखने को मिलती है, निडेरियंस। निडेरियंस कौन होते हैं सर, ये प्लैटीहेलमिन्थस। सर ये प्लैटीहेलमिन्थस कौन होते हैं, भाई पढ़ेंगे ना आगे, जैसे जैसे फाइलम पढ़ोगे वैसे वैसे आप इसके बारे में पढ़ोगे। अब आगे जैसे आएगा कि सीधा लिखा होगा, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक लिखा होगा वो लिखा होगा कि दे हैव ब्लाइंड सेक बॉडी प्लेन। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। अब आपको समझ आ जाएगा कि ब्लाइंड सेक का मतलब क्या है। ओहो, यहाँ पे तो सिंगल ओपनिंग है बॉडी में, माउथ और एनस का काम एक ही ओपनिंग करती है, उसको हम ब्लाइंड सेक का नाम देते हैं। इज दैट क्लियर? दैट्स गुड। तो आपको ये समझने बहुत जरूरी हैं। जितने अच्छे से आप बेसिक कैरेक्टर्स को समझोगे, जितने से अच्छे से आप जनरल कैरेक्टर्स को समझोगे, आगे आपको कैरेक्टर्स उतने ही स्मूथ हो जाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब हमें क्या कहता है, ट्यूब विद इन ट्यूब हमें कहता है जहां पे ट्यूब के अंदर ट्यूब होना, ट्यूब विद इन ट्यूब, है ना। यानी कि कोई ऐसी स्ट्रक्चर जहां पे हमें दो ओपनिंग्स देखने को मिले। द बॉडी वॉल फॉर्म्स एन आउटर ट्यूब एंड एन कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विद माउथ एंड एनस फॉर्मिंग an internal tube as shown by all animals from annelids to chordates। क्या मतलब हुआ इसका, पहले एक रफली स्ट्रक्चर से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई एक ट्यूब है बड़ी सी, ये एक कोई ट्यूब हो गई, ठीक है। अब क्या बोला इन्होंने, ट्यूब विद इन ट्यूब। क्या बोला हमें, ट्यूब विद इन ट्यूब। तो ये कोई ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, एक ट्यूब जो है वो बच्चों प्रेजेंट है। तो यानी कि यहाँ पे हमें दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं। अब जो भी मटेरियल कोई जाएगा बच्चों इसके अंदर, तो वो मान लो कि यहाँ से एंटर किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ से गया नीचे, यहाँ से गया, और जो भी इसका जो वेस्ट होगा, ये जो बाहर निकलेगा, वो किसी अदर पार्ट से बाहर निकलेगा। तो यानी यहाँ पे दो पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। ये क्या होता है, एक जो रीजन होता है जिसको हम माउथ का नाम देते हैं, और दूसरा जो पार्ट होता है जिसको हम एनस का नाम देते हैं। आप देखते हैं कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर हमें यही ट्यूब विद इन ट्यूब देखने को मिलता है ना, जहां पे दो ओपनिंग होती हैं। बच्चों इस तरह के डाइजेस्टिव ट्रैक को, ये एक तरह का जीआईटी ट्रैक होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, जिसको हम जीआईटी का नाम भी देते हैं। यानी कि आपकी जो पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल को भी शो करता है, जहां पे हमें दो ओपनिंग्स देखने को मिलती हैं। द वन इज द माउथ एंड द अदर वन इज द एनस। दे बोथ परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन, एक एंट्री के लिए और दूसरा एग्जिट के लिए। इसको बोलते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। अगला प्रोस्टोमैटिक। प्रोस्टोमैटिक जो फॉर्म्स होते हैं जहां पर माउथ सबसे पहले फॉर्म्ड होता है। देखिए ये भी तो डेवलपमेंट का पार्ट है ना, कि पहले एनस बन रहा है, या पहले बैकवर्ड पार्ट बन रहा है, या पहले फ्रंट पार्ट बन रहा है, पहले एंटीरियर बन रहा है या पहले पोस्टीरियर बन रहा है, इट डिपेंड्स। तो इनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म आती है बच्चों, द वन इज द प्रोस्टोमैटिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है, प्रोस्टोमैटिक form where mouth is formed first in embryo। याद रखना है ये, where mouth is formed first in embryo। प्रो मतलब मान लो कि पहले, ठीक है, और स्टोमैटिक मतलब मान लीजिए, प्रोस्टोमैटिक मतलब मान लीजिए कि माउथ का फॉर्म पहुंचना। They include the members of Aschelminthus, Annelida, Arthropoda and mollusk।
सर ये सब कौन है? भाई ये सब जो है इन सभी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये सभी आपके फाइलम है, फाइलम ऑर्थोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम एशेलमिंथस, फाइलम एनेलिडा, ये सभी हमारे फाइलम से और बहुत मस्त मस्त हैं। आपके डेली लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह के डिजीज क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह के जीव, किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आते हैं, कौन से एनिमल्स इसके अंदर आते हैं, सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से आपको एक बारी में सारी चीजें समझ आएंगी जैसे अभी आ रही हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों का कोई भी डाउट अभी तक ना हो, इसलिए हम बहुत स्लो कर रहे हैं, बहुत आराम से कर रहे हैं भाई, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। जितने अच्छे से आप लोग जनरल कैरेक्टर्स को समझ लोगे ना, आपका चैप्टर आगे उतना ही स्मूथ हो जाएगा, फ्रीली चलेगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रोस्टोमैटिक। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सर ऐसा भी होता है कि माउथ सबसे पहले डेवलप ना हो? यहाँ पे क्या हुआ कि माउथ इज फॉर्म्ड फर्स्ट, माउथ पहले बना। मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सर ऐसा भी होता है कि माउथ पहले ना बने? बिल्कुल ऐसा भी होता है, जिसके लिए हम बात करते हैं ड्यूटेरोस्टोमैटिक्स फॉर्म की। ड्यूटेरोस्टोमैटिक फॉर्म्स जो होते हैं, राइट, जहां पे लाइक काइनोडर्म्स आ गए, आपके कॉर्डेट्स आ गए, द एनस डेवलप्स फर्स्ट, राइट, एनस डेवलप्स फर्स्ट, यानी कि एनस पहले बन रहा है फ्रॉम ब्लास्टोपोर इन देयर एम्ब्रियोनिक स्टेज। बच्चों ब्लास्टोपोर एक एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, मैं भी आपको आगे डायग्राम दिखाऊंगा। एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, जब गैस्ट्रुलेशन के जो कंडीशंस होती है उनमें हम लोग इसकी बात करते हैं। गैस्ट्रुला बनना, गैस्ट्रुलेशन का जो फेज होता है उसमें हम लोग ये बात करते हैं। तो ड्यूटेरोस्टोमैटिक तो यानी कि एनस का पहले बनना, प्रोस्टोमैटिक फर्स्ट डेवलपमेंट होना किसका? हेड का। सीफेलाइजेशन भी जिसको हम बोलते हैं, राइट, किसका? फर्स्ट हेड का डेवलप होना, सीफेलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ द हेड, जिसको हम क्या नाम देते हैं? सीफेलाइजेशन। सीफेलाइजेशन आप पढ़ेंगे कि किस जीव में हमें सबसे पहले सीफेलाइजेशन देखने को मिला। इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ हेड। फॉर्मेशन ऑफ हेड क्या नाम देते हैं इसको? सीफेलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ हेड का नाम देते हैं हम इसको सीफेलाइजेशन, ठीक है। चलिए, बॉडी सेगमेंटेशन। बॉडी सेगमेंटेशन इज सीन फर्स्ट इन टेपवर्म्स क्लास सिस्टोडा। सेगमेंटेशन मतलब बच्चों जहां पे सेगमेंट्स देखने को मिले, है ना। सेगमेंटेशन समझते हो ना, कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है और हमें इसमें सेगमेंट जो है वो देखने को मिल रहे हैं, कुछ इस तरह से सेगमेंट जो है देखने को मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। सिस्टोडा जो है ये एक क्लास है, ठीक है। सिस्टोडा एक क्लास है, पढ़ेंगे आगे, अभी सिर्फ रफली बता रहा हूं, आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ रफली बता रहा हूं क्योंकि डिटेल में यहां बताने का कोई फायदा नहीं है। टेपवर्म, टेपवर्म इसका एक एग्जांपल है, बताएंगे आगे, इसमें बात करेंगे। एनालिड्स एग्जिबिट करते हैं मेटामेरिज्म। सर ये मेटामेरिज्म क्या होता है? अभी आएगा ना आगे, थोड़ा सा वेट करो, अभी सिर्फ स्कीमा तैयार कर रहा हूं। एग्जिबिट मेटामेरिज्म, जहां पर एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन कॉरस्पॉन्ड होता है टू ईच अदर। बॉडी बाहर से भी और अंदर से भी हमें कैसी दिखती है? सेगमेंटेड देखने को मिलती है, राइट, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। दोनों को अलग अलग रखना, बच्चे कई बार मिक्स कर देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपकी एक टर्म है और ये आपकी एक टर्म है, ठीक है जी। चलो, बॉडी सेगमेंटेशन। सीलोम ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स do not show complete segmentation. However, in chordates, internal segmentation is evident. सीलोम जो होती है आर्थ्रोपोड की डू नॉट शो कंप्लीट सेगमेंटेशन। अब सीलोम क्या होती है? सीलोम के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे जब सीलोम को डिस्कस करेंगे। सीलोम इज लाइक अ बॉडी कैविटी। आर्थ्रोपोड्स में यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है वैसे कि सीलोम ऑफ आर्थ्रोपोड्स जो होती है वो शो नहीं करती कंप्लीट सेगमेंटेशन को। However, in each chordates, जबकि जो हर एक कॉर्डेट्स होते हैं इंटरनल सेगमेंटेशन जो है उनका एक एविडेंट होता है, उनकी जो बॉडी इंटरनली सेगमेंटेड होती है वो एक एविडेंट शो करती है। जबकि ऑर्थोपोड्स में हम जानते हैं कि जो बॉडी डिवाइडेड होती है वो हेड रीजन और उसका जो ट्रंक हो गया, हेड
थॉरेक्स, एब्डोमेन, इस तरह से हमें देखने को मिलता है। हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, 3 पार्ट्स में इस तरह से सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। सीफेलाइजेशन, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि सीफेलाइजेशन जो फर्स्ट देखने को मिला, दिस कैन बी फ्रेम एज अ क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। सो सीफेलाइजेशन फर्स्ट सीन इन फ्लैट वॉर्म्स, ये भी एज अ क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। जब हम पढ़ेंगे इसको तब मैं वहां पे भी आपको इसके बारे में बताऊंगा। वेयर एंटीरियर रीजन्स ऑफ द बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू हेड, एंटीरियर रीजन जो है बॉडी का वो डिफरेंशिएट हो जाती है किसमें, हेड में, हेड फॉर्मेशन होना। एसिमेट्री, सिमेट्री की बात करते हैं बच्चों, सिमेट्रीज होती हैं, सिमेट्री पढ़ेंगे आप लोग। सिमेट्री मतलब कि बॉडी को हम डिवीजन किस तरह से कर सकते हैं, कोई प्लेन पास करके क्या हम बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी जैसे प्लेन पास हुआ, हमने बॉडी से प्लेन पार किया, अरेंजमेंट कैसा है, सिमेट्री की हम लोग इसके अंदर बात करते हैं, सिमेट्री। तो सिमेट्री हमें बताता है कि अरेंजमेंट किस तरह से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हम बात करते हैं अरेंज सिमेट्री जो हम बोलते हैं ना, सिमेट्री, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स या फिर ऑर्गन्स, ठीक है, दोनों साइड कि अगर हम कोई कॉमन एक्सिस उसमें से पास करते हैं तो दोनों साइड हमें डिवीजन किस तरह से हमारे ऑर्गन्स का या पार्ट्स का देखने को मिलता है। जैसे कई होते हैं एसिमेट्री, बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, जैसे स्पॉन्जेस होते हैं। स्पॉन्जेस की बॉडी जो होती है, अब आप इसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर मान लीजिए अगर कोई आपका है, तो आपके अंदर इसके अंदर कोई कैसे आप एक इक्वल डिवीजन कर सकते हो, बिल्कुल नहीं हो सकता। बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, राइट, इसको बोलते हैं एसिमेट्री, जो हमें अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स का देखने को नहीं मिलता। इसके अंदर कोई भी अरेंजमेंट हमें बॉडी पार्ट्स का देखने को नहीं मिलता। सिमेट्री का मतलब तो ये है ना कि बॉडी ऑर्गन्स का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। इंटरनली जब हम कोई प्लेन पास कर रहे हैं उसके अंदर से, तो हमें कैसा सेक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो एग्जाम्पल जैसे आपको इसमें देखने को मिलता है किसका, स्पॉन्जेस हो गए, स्नेल्स हो गए, ये एग्जाम्पल जो है हमें इसके अंदर ये बताते हैं, ठीक है जी। एसिमेट्री हो गई। तो एसिमेट्री बायोलॉजी का मतलब बायोलॉजी में ए मींस नहीं होना, एसिमेट्री यानी जिसमें सिमेट्री देखने को नहीं मिल रही। देन आती है बायलेटरल सिमेट्री। नाउ व्हाट इज बायलेटरल सिमेट्री, जब हम बॉडी को कट करते हैं, when cut lengthwise shown as to equal mirror halves, but this symmetry may not be internal। ये बायलेटरल सिमेट्री का अगर मैं आसान शब्दों में आपको मतलब बताऊं, तो जब हम बॉडी को डिवाइड करते हैं 2 आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट इक्वल हाफ्स के अंदर, कि आपने कोई प्लेन पास किया बॉडी से, आपने ये प्लेन पास किया, तो ऐसे में क्या होगा, बॉडी एक इक्वल लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो गई। अगर मैं देखूं तो ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, तो ये लेफ्ट पोर्शन हो गया और ये राइट पोर्शन हो गया। तो इस तरह से बॉडी जो है इक्वल राइट और लेफ्ट हाफ के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाएगी, राइट, इक्वल लेफ्ट और राइट हाफ, दैट इज द बाइलेटरल। बाई मीन्स 2, वेरी गुड, एंड द लेटरल मीन्स, लिटरल मीन्स साइड। तो 2 साइड में बनी नहीं बनी, देखो जरा ध्यान से, 2 साइड में बॉडी बनी नहीं बनी, बिल्कुल बनी। तो जब हमने पास किया, बॉडी कैन बी डिवाइड हो गई इक्वल आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ के अंदर, इसलिए इसको क्या बोला, बायलेटरल, मतलब 2 साइड्स। प्लेटिहेलमिन्थस वन प्लेन पास किया हमने, 1 प्लेन पास करने पे ये हमने कोई 1 प्लेन पास किया है, इसके अंदर से 1 प्लेन पास किया है। तो 1 प्लेन पास करने से लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो गई। मीन्स में देखने को मिलती है ना, कोई भी ह्यूमन होगा, हम इसको लेफ्ट और राइट में जो है हम इसका डिवीजन कर सकते हैं। इस तरह से हम आसानी से देखने को हमें उसके अंदर मिल सकता है, ठीक है, हमें उनके अंदर देखने को मिल सकता है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये भी कैसे, लेफ्ट और राइट में
डिवीजन हो जाएगा, एक सिंगल प्लेन पास करने। आई होप कि आपको ये चीज़ जो है काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। जैसे एनालिड्स, ऑर्थोपोड्स एंड अदर एनिमल्स जो है इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। आप एग्जाम्पल जो है यहाँ पे देख सकते हैं। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है यहाँ पे कि जब भी कोई प्लेन पास करता है थ्रू दी सेंट्रल एक्सिस, जब भी कोई प्लेन पास करेगा सेंट्रल एक्सिस से तो बॉडी इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। When an animal like Hydra is divided through a longitudinal axis at any diameter, it shows two equal halves, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में जैसे आप इसके अंदर पढ़ेंगे हाइड्रा और स्टारफिश कुछ इस तरह से, राइट। सेंट्रल एक्सिस से अगर मैं देखूं कि जैसे अगर मैं देखूं यहाँ से मैंने सेंट्रल से पास किया तो देखो दो इक्वल और लेफ्ट में डिवाइड हो गया। पास किया ना मैंने, सेंट्रल एक्सिस हो गई, दिस इज देयर सेंट्रल एक्सिस। मैंने सेंट्रल एक्सिस से पास किया तो क्या हुआ यहाँ पे देखो जरा, डिवीजन किस तरह से हो। पास करने पे बॉडी जो है डिवाइड हो गई एनिमल की दो आइडेंटिकल हाफ के अंदर। अब एक आइडेंटिकल हाफ इसका ये हो गया और एक आइडेंटिकल हाफ इसका ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इस तरह से पास करूँ सेंटर से, तब भी तो एक ऊपर वाला बन जाएगा एक नीचे वाला बन जाएगा सेंट्रल से पास करने पे। इसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ से पास करूँ तो तब भी कैसे होगा, एक इधर वाला बनेगा और एक इधर वाला बनेगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से पास करूँ तब भी कैसे बनेगा, एक ऊपर बना और एक नीचे बना। यही कुछ समझाना मैं आपको इसमें चाह रहा हूँ। ये आपने एनसीईआरटी में देखा होगा कुछ इस तरह की फिगर जो रेडियल सिमेट्री को शो करती है। हाइड्रा हो गए, स्टारफिशेस हो गए, कुछ इस तरह की सिमेट्री जो है बच्चों वो शो करती है, ठीक है। सी स्टार हो गए, इस तरह से आप लोग उसके अंदर देखेंगे। तो रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में आप लोग बार बार पढ़ेंगे। सिमेट्री को जब भी पढ़ोगे ना तो आप यही चीज़ें बार बार पढ़ोगे कि रेडियल सिमेट्री इसमें है, बायलेटरल सिमेट्री इसमें देखने को मिल रही है, कुछ इस तरह से। आई होप कि आपको ये चीज़ जो है वो समझ आई हो। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, बच्चों हम बात करते हैं जर्म लेयर्स के बारे में। जर्मिनल लेयर्स जिसको आप बोलते हो, जर्म लेयर्स वो होती है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे बनती है। क्या बोला मैंने, जर्म लेयर्स वो लेयर्स होती हैं जो एम्ब्रियोनिक, सर आपने एम तो लिखा ही नहीं, ओके जी मैं लिख देता हूँ। तो जब आप लोग देखते हैं ना जर्म लेयर, क्या आपने छोटी क्लासेस में शायद इसके बारे में पढ़ा हो जर्म लेयर्स के बारे में। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है ना बच्चों, एक्चुअली ये क्या हो रहा है इस पहले चलिए कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट। तो जर्मिनल लेयर्स जब हम देखते हैं ना, तो जर्म लेयर्स की जब हम बात करते हैं तो एम्ब्रियोनिक स्टेज की जब हम बात करते हैं तो 3 लेयर्स बनती है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, 2 लेयर बनती है जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशंस, एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इनटू 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। एम्ब्रियोनिक लेयर्स कौन सी बोली मैंने, जिसको हम जर्म लेयर्स का नाम देते हैं, ठीक है, उसको हम एम्ब्रियोनिक लेयर्स भी बोलते हैं। भाई ऐसे थोड़ी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ, अब जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ तो गैमेट्स फ्यूज हुए, गैमेट बने तो जाइगोट, गैमेट फ्यूज हुए तो जाइगोट बना, जिसको आपने फर्टिलाइजेशन की स्टेज बोला। देन एम्ब्रियो बना, उसके बाद डेवलपमेंट हुआ तो फीटस बना। फीटस एकदम आपका जो ह्यूमंस की बात करूँ तो जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का हुआ, ±7 डेज ऊपर नीचे, और उसका हेड बन गया एकदम बिल्कुल हूबहू पेरेंट्स की तरह, जो है मतलब जैसा ह्यूमन होता है वैसे उसका यंग वन बन गया। बना ना, बिल्कुल बना। लेकिन क्या वो एज इट इज बन गया? नहीं। सबसे पहले बॉडी में क्या उसका हार्ट एकदम डेवलप हो गया? क्या ब्रेन डेवलप हो गया एकदम से? क्या बॉडी जो उसके जब वो पैदा हुआ बच्चा तो आपने उसकी बॉडी पे हेयर्स देखे, आपने नेल्स देखे, आपने फिंगर्स देखी, क्या एकदम से बन गई थी वो? नहीं। क्या बनती है सबसे पहले? जर्मिनल लेयर्स बनती है, जर्म लेयर जिसको बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनती है। स्टेजेस होती है ना अलग अलग। 9 मंथ्स का टाइम होता है ना ह्यूमंस के अंदर। सभी मैमल्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो विविपेरस होते हैं, जो यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, विविपेरस यंग वन प्रोड्यूस करने वाले, ओविपेरस ओवा जो देते हैं, एग्स जो देते हैं, ओविपेरस। तो क्या वो एज इट इज एकदम हुआ, फ्यूजन हुआ, गैमेट्स बने और यंग वन लो जी आज ही डिलीवर, इंस्टेंट फास्ट? नो। एक स्टेजेस होती हैं, दैट इज अ स्टेज। ये एक स्टेज है जर्मिनल लेयर्स के बनने की और जर्मिनल लेयर्स के बाद में डेवलप होने की। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई हो। तो एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 embryonic layer, in 2 embryonic layers, an external ectoderm and internal endoderm। ये नाम याद रखिएगा, external ectoderm, ecto मतलब बाहर, endo मतलब इनर, derma मतलब स्किन, are called diploblastic organism। जैसे कि सिलेंट्रेट्स हो गए आपके, वो तो हम पढ़ेंगे बाद में, एग्जांपल्स आप देख सकते हो। डिप्लोब्लास्टिक मतलब जहां पे 2 लेयर्स प्रेजेंट हैं, एक्टो और एंडो, एक्टो और एंडो, जहाँ पे 2 लेयर्स प्रेजेंट है, तो उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम
डिप्लोब्लास्टिक का नाम देते हैं। An undifferentiated layer, the mesoglea is present in between the ectoderm and endoderm। ध्यान रखिएगा, एक लेयर जो प्रेजेंट होती है जिसको हम mesoglea नाम देते हैं, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। Those animals in which the developing embryo has थर्ड जर्मिनल लेयर मेसोडर्म जो प्रेजेंट होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेसोडर्म जो प्रेजेंट होती है, नाम के लिए पता होना चाहिए आपको। मेसोडर्म 3, मैंने बोला ना कि जर्मिनल लेयर 2 हुई तो डिप्लोब्लास्टिक, डाई मतलब 3 हुई तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, एंड बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। जैसे कि आपके प्लैटीहेलमिन्थस से कॉर्डेट्स तक आ गए, जैसे कि कुछ ये ब्लास्टोसिल्स का बनना एम्ब्रियोनिक की स्टेज है। मोरूला पढ़ेंगे आप लोग, आपने पढ़ा होगा मोरूला के बारे में, छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ा आपने। स्टेजेस होती हैं इम्प्लांटेशन से पहले की जो होती हैं। ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन अगर मैं बोलूँ तो यूट्रस में डेवलपमेंट होता है, यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट होता है, लेकिन उससे पहले फिलोपियन ट्यूब में एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, मैमल्स की बात करूं, तो एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन यानी कि गैमेट्स मिले, डेवलपमेंट हुआ, 2 माइटोसिस हुआ, 2 4 8 16 मोरूला बन गया, सेल के मास बन गए, ब्लास्टोसिस्ट बन गया। गैस्ट्रुलेशन की स्टेज होती है, ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर, देन डेवलपमेंट होता है 9 मंथ्स जेस्टेशन पीरियड, यंग वन बनना, फिटस बनना। ये ब्लास्टूला, ब्लास्टोसिल, गैस्ट्रोसिल, ये वही गैस्ट्रुलेशन का फेज है बच्चों। और ये मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, इन लेयर्स का फॉर्मेशन होना, ये इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन, ये पढ़ेंगे आप जब क्लास 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे ना, चैप्टर नंबर 3, वहाँ पे पढ़ेंगे आप ये फर्टिलाइजेशन। जब टॉपिक पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन का गैमेटोजेनेसिस के बाद, तो आप ये गैस्ट्रुलेशन वहाँ पे पढ़ेंगे। मतलब पढ़ने से मेरा इन द सेंस है कि गैस्ट्रुलेशन की कुछ कंडीशन जो है, इम्प्लांटेशन जो है, वो आप वहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये इस तरह से डेवलपमेंट होता है। ये ब्लास्टोसिल्स, एक कैविटी होती है अंदर, इनर सेल मास होता है, ये भी एक सेल मास बन रहा है जो देखो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। मतलब ये पहले ऐसा था, फिर ये ऐसा बना, और फिर ये ऐसा बना, अगर आसान शब्दों में कहूँ तो। यहाँ पे मेसोडर्म प्रेजेंट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं प्रेजेंट होंगे तो डिप्लोब्लास्टिक होगा, जो ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को बच्चों मिलेगा। नाउ व्हाट इज सीलोम? आई होप कि आपको वो चीज़ जो है बहुत अच्छे से समझ आई हो, मैं आपकी कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ आपको ये समझाने में। सीलोम, the presence or the absence of a cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification। देखिए सीलोम का मतलब होता है प्रेजेंस और एब्सेंस होना कैविटी का। सीलोम का होना, एक स्पेस का होना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं जो है एक ऐसे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ तो मैं मान लीजिए अपने लोअर जो लेग्स हैं अभी आपको दिख नहीं रहा, मैं उसको आराम से मूव कर पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ ले लेते हैं एग्जांपल, मैं इनको एल्बोज को जो है आसानी से अपने मूव करा पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पे स्पेस है। मान लीजिए हाइपोथेटिकली सोचिए कि मैं यहाँ पे एक केज बना लूँ और मैं ऐसे बंद हो जाऊँ, मैं उसको अपने हाथों को मूव ना करा पाऊँ, नहीं कर पाऊंगा, तो यानी कि मेरे को स्पेस नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे समझिए कि आपकी जो बॉडी कैविटी होती है, बॉडी जो होती है उसके अंदर भी एक स्पेस होता है, एक रीजन होता है जो हमें बताता है कि हाँ यहाँ पे बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, तो फंक्शनिंग ठीक से होगी। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, किस तरह से फूड उसके अंदर से जाता है। आपका गट हो गया, स्पेस है, जाता है फूड स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होता है, डाइजेशन होता है, पहुंच जाता है। हार्ट पंप करता है, हार्ट पंप कर पाता है, स्पेस है, पंप कर पा रहा है। बहुत सारी फंक्शनिंग होती है बच्चों बॉडी में जो सीलोम के ऊपर डिपेंडेंट है, बॉडी कैविटी, बॉडी स्पेस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। सो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पढ़ेंगे एसिलोमेट एनिमल, आप बोलेंगे स्यूडोसिलोमेट एनिमल, है ना, आप पढ़ेंगे ये सारी चीजें, इसलिए दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। सीलोम, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, जहां पे मेसोडर्म से लाइंड है उसको हम सीलोम बोलते हैं। जहां पे मेसोडर्म प्रेजेंट है उसको हम सीलोम का नाम देते हैं। कुछ इस तरह से सीलोमेट एनिमल्स, जहां पे एक स्पेस जो है हमें बॉडी कैविटी जो है वो देखने को मिल रही है, उनको हम सीलोम बोलते हैं, प्रेजेंट होना। स्यूडोसिलोम, स्यूडोसिलोम का मतलब होता है, स्यूडो मीन्स फॉल्स, स्यूडो मीन्स फॉल्स, फॉल्स, और सिलोम का मतलब, सिलोम यानी बॉडी स्पेस होना। फॉल्स यहाँ पे एक पाउचेस में प्रेजेंट होती है, दीज आर यू नो लाइक दीज आर द स्कैटर्ड पाउचेस
है ना, ये कैसा दिख रहा है आपको, स्कैटर्ड पाउचेस की तरह दिख रहा है, स्कैटर्ड पाउचेस ना, पाउचेस के समान एक आपको देखने को मिल रहा है, पाउचेस की तरह देखने को मिल रहा है, ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से। और जहाँ पे है ही नहीं, ये स्पेस ही नहीं, उसको हम एसिलोमेट एनिमल्स बोलते हैं। ए मीन्स बायोलॉजी में, ए मतलब नॉट, नहीं होना, एसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट, फॉल्स सिलोम हमें देखने को मिलता है। सिलोमेट एनिमल जहाँ पे सिलोम प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, इस तरह से आप 3 इसका डिवीजन करते हैं, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन आता है कि ये सिलोमेट है, सिलोमेट है, आपकी सीबीएसई के अंदर पूछा जाता है। देयर इज एनी सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यार। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वता है, मैं जैसे अभी फंक्शन बता रहा था ना, कुछ वैसे कुछ समझिए कि इंपॉर्टेंस क्या है। द सिलोम प्रोवाइड स्पेस फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक, हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स। दिस इज इंपॉर्टेंट यार। इनकी फंक्शनिंग के लिए प्रॉपर सिलोम का होना बहुत जरूरी होता है। फंक्शनिंग, स्पेस नहीं मिलेगा तो ठीक से फंक्शनिंग आपको देखने को उसकी नहीं मिलेगी। इट ऑल्सो प्रोवाइड स्पेस फॉर कॉइल्ड इंटेस्टाइन विच इज मैनी टाइम्स ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द बॉडी। इतनी ग्रेटर लेंथ है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो फंक्शनिंग किस तरह से हो रही है, बॉडी में स्पेस किस तरह से मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा, दैट इज इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो इट ऑल्सो प्रोवाइड स्पेस, द कॉइल्ड इंटेस्टाइन, इट ऑल्सो प्रोवाइड द हार्ट पंपिंग के लिए, फूड को मूव कराने के लिए जीआईटी में स्पेस का होना बहुत जरूरी है। स्पेस समझते हो ना, स्पेस से तो फंक्शनिंग ठीक से हो रही है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में, वो चीज। और सिग्निफिकेंस की बात करें, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड एरिया फॉर द स्टोरेज, डाइजेशन। ये स्टमक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेस है, वहाँ पे स्टोरेज की बात कर रहे हैं। आपकी बॉडी में फूड स्टोर हो जाता है, स्टोरेज, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन ऑफ द फूड, फूड का एब्सॉर्प्शन होना, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। विलाई के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इंक्रीज करती है अपना सरफेस एरिया, कैसे बढ़ा पा रही है फूड के एब्सॉर्प्शन के लिए, सीलोम प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है पार्ट्स के अंदर, इस वजह से, ठीक है। मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सर जिनके अंदर सीलोम प्रेजेंट नहीं होता तो उनमें फंक्शनिंग अलग तरीके से होगी क्या? बिल्कुल होगी। वहां फंक्शनिंग अलग है, यहाँ फंक्शनिंग अलग है। एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूं मैं, जब सिलोम प्रेजेंस होने की बात करूं, सिलोम का सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं ना, सिलोम का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो पढ़ रहे हैं ना, तो यानी कि मैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं। उसके अलावा सिलोम इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स। जो भी आपके मेटाबोलाइट्स होते हैं, वेस्ट, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, जो भी मटेरियल्स हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने में अपना रोल प्ले करते हैं। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, 2 मार्क्स क्वेश्चन अगर फ्रेम होता है सिग्निफिकेंस के ऊपर, सीबीएसई में, नीट की बात नहीं कर रहा, सीबीएसई में, नीट में कैसे आएंगे वो भी अभी बताऊंगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं मेटामेरिज्म की। मैंने कहा था मेटामेरिज्म एक वर्ड हम आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो देखिए जरा मेटामेरिज्म हमें क्या बताता है। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। ये जीव तो आपने देखा ही होगा अपने आसपास, और इसमें आपको इस सेगमेंट्स, कुछ पीसेस जो हैं इस तरह से देखने को मिल ही रहे हैं। कुछ इस तरह का जीव अगर मैं देखूं ये, तो आपको इस तरह से बॉडी में कुछ इंटरनली और एक्सटर्नली, इंटरनली तो क्या नहीं देख सकते, हाँ, लेकिन जब आप एक जंतु विशेषज्ञ बनेंगे तो आप जरूर इसके सेगमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ लीस्ट सम ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल इन द अर्थवॉर्म, ठीक है, तो आपको इस तरह से इसके अंदर ये सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली, जिसको हम मेटामेरिज्म का नाम देते हैं। दैट फिनोमिना, जिसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम मेटामेरिज्म का नाम देते हैं। सिंपली मेटामेरिज्म क्या है, इंटरनली और एक्सटर्नली बॉडी के ऑर्गन्स का सेगमेंटेशन होना इंटरनली, और एक्सटर्नली भी हमें वो सेगमेंटेशन दिखना कुछ इस तरह से। अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है यहाँ पे, जिससे कि आप आसानी से इसको समझ सकें। ये एक बाहर का स्ट्रक्चर हो गया, और जब आप इसको अंदर से देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको सेगमेंट्स में देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कि हार्ट किस तरह से मिल रहा है, ब्रेन अलग सेगमेंट पे है, यहाँ पे ये सेगमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। सिलोम भी बॉडी में प्रेजेंट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, नर्व कॉर्ड अलग प्रेजेंट है, माउथ अलग रीजन है, एनस अलग रीजन है। मीन्स कहने का मतलब है कि सेगमेंट्स इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली हमें देखने को मिलता है। आई होप कि आपको ये फिगर जो है वो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, एक बारी में समझ में आने वाली चीज़ है। नोटोकॉर्ड क्या होती है? नोटोकॉर्ड की अगर हम बात करें तो दैट इज अ मीजोडर्मली डिराइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर। मीजोडर्मली पढ़ा ना, मीजोडर्म पढ़ा था ना बच्चों, अभी हमने मीजोडर्म जर्म लेयर पढ़ा था ना, मीजो
डर्म हमने जर्म लेयर के बारे में बात की थी, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। हाँ, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म अलग अलग अपनी फॉर्म्स करते हैं, बिल्कुल। एक्टोडर्म आपके जैसे बाहरी स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करना, हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, इस तरह से। मेसोडर्म कुछ इंटरनल ऑर्गन्स को जैसे आपके नोटोकॉर्ड को ड्राइव करना, सबका अपना अलग अलग रोल होता है। तो नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. Now, what is the meaning of the dorsal side here? The dorsal side means here we have this is a dorsal side, मतलब पिछला बोलते हैं डॉर्सल को बायोलॉजी में, और वेंट्रल होता है अगला, ठीक है। दिस इज माय वेंट्रल पोर्शन एंड दिस इज माय डोर्सल पोर्शन, पीछे की साइड। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के टाइम पे प्रेजेंट होती है। धीरे धीरे वो नोटोकॉर्ड जो है कई बार कुछ एनिमल्स में रिड्यूस भी हो जाती है, पढ़ेंगे आगे। और उसके अलावा कई वो चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वर्टिब्रेट्स के अंदर, जैसे वी आर वर्टिब्रेट्स। आप वर्टिब्रेट्स की 5 क्लास पढ़ते हैं, अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। सो एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड जिनके अंदर प्रेजेंट है दे आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, और जिनके अंदर नहीं प्रेजेंट होती उनको हम नॉन कॉर्डेट्स का नाम देते हैं, या फिर कुछ इन्वर्टिब्रेट्स भी हम उनको बोलते हैं। तो बच्चों हम लोग इसको पढ़ते हैं इसकी तरह से। तो जैसे पॉरीफेरा से काइनोडर्म्स तक आपको ये जितने भी जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं या फिर नॉन कॉर्डेट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। एक लाइन ध्यान रखिएगा कि जितने भी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं दे आर कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ध्यान से सुनो, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। क्योंकि सभी कॉर्डेट्स पढ़ेंगे ना आगे, तब पता है लगेगा। कॉर्डेट्स में हर एक कॉर्डेट ऐसा नहीं होता जिसमें वर्टिब्रल कॉलम बनता हो, यानी कि नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड होती हो किसके अंदर, आगे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स हैं वो तो कभी ना कभी कॉर्डेट थे ना, जिसके पास नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेट है, और जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं है वो नॉन कॉर्डेट है। तो यानी कि हम कॉर्डेट्स में आते हैं। कॉर्डेट्स में भी किसमें, वर्टिब्रेटा एक क्लास होती है उसके अंदर। वर्टिब्रेट्स में आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा, आपने वर्टिब्रेट्स के अंदर आपने क्या पढ़ा था, आपने क्लास 9th में जब ये चैप्टर पढ़ा था तो आपने परम पढ़ा था। सर ये परम क्या है? अरे आपने पढ़े थे ना, पीसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एस, मैमल्स। अब याद आया? तो उसको मैंने इन शॉर्ट परम कर दिया, है ना। तो ये आपने पढ़े थे वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो जितने भी जो है सभी कॉर्डेट्स की तो पार्ट है, तो इसलिए मैंने बोला कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। क्योंकि कॉर्डेट्स की जब आप क्लासेस पढ़ेंगे ना, तो कॉर्डेट्स में आप पढ़ोगे कि वहाँ पे आपको सारे वर्टिब्रेट्स देखने को नहीं मिलेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ जो है बहुत अच्छे से समझ आई होगी। जैसे कि कुछ कॉर्डेट्स में आपको देखने को मिलेगा नोटोकॉर्ड्स का प्रेजेंट होना यहाँ पे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें कि नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट है। ये हमारा कुछ वर्टिब्रल कॉलम जहाँ पे आप अलग अलग सर्वाइकल 7, थोरेसिस 12, ठीक है, लंबर 5, उसके बाद देखिए कॉकेस, सैक्रम, ये आपको बोन्स देखने को मिलते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे को हम बोलते हैं C7 T12 L5, सर्वाइकल, थोरेसिस और लंबर। हालांकि याद रखना भी ज़रूरी नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर द फ्यूचर यूज़। और ये इस तरह से हमें देखने को मिलता है, जो कि आगे कॉर्डेट से ही वर्टिब्रल कॉलम जो है वो बना है। आई होप कि आपको ये चीज़ जो है बहुत अच्छे से समझ आई हो। तो ये कुछ था एनिमल किंगडम का बच्चों बेसिक्स। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे कुछ नए फाइलम से, शुरुआत करेंगे अपने नए लेक्चर की। सो आई होप कि मैंने आपकी कुछ थोड़ी बहुत मदद की हो इस लेक्चर में, आपके कुछ समझ आया हो और चैप्टर का कुछ बेस जो है वो आपका प्रिपेयर हुआ हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।